एपिसोड 71 to 80, अध्याय 71, 047 सभी बॉस के छोटे भाई हैं। दूसरा अपडेट। तुमने क्या कहा? त्यानलू बैंक। झाओ हेंग की आवाज एक सब तक ऊपर उठ गई, असहनीय रूप से कठोर। ये सही है। निर्देशक सेन और मैं त्यानलू बैंक के अंतर्गत फिल्म वेंचर सेंटर गए और मिस्टर हो से मिले। उन्हें फिल्म में बहुत रुचि है। उन्होंने निर्देशक सेन के साथ काफी देर तक बातचीत की और अंततः 500 मिलियन के शुरुआती निवेश पर फैसला किया। उन्होंने कहा कि वे स्थिति के अनुसार अतिरिक्त धनराशि पर विचार करेंगे। अनुबंध पर तुरंत हस्ताक्षर कर दिए गए। 500 मिलियन। जब रू कइयंग ने मिस्टर हुओ को यह आंकड़ा बताते सुना तो उसे लगा कि उसने गलत सुना होगा। देखिए, फिल्म उद्योग पूंजी प्रधान है, निवेश पर अत्यधिक निर्भर है, लेकिन साथ ही जोखिम से भी भरा है। इस जोखिम को कम करने के लिए निवेशक आमतौर पर अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं डालते। एक ही फिल्म में अक्सर कई निवेशक होते हैं जो बोझ को बांटते हैं, जिससे हर पक्ष का हिस्सा कम हो जाता है। इस फिल्म में 5 निवेशक हैं। कुल मिलाकर बाकी 4 निवेशक सिर्फ 60% निवेश करते हैं, जिसमें झाओ मिंगटियन की निवेश कंपनी का सबसे बड़ा हिस्सा 40% है। मुख्य निवेशक होने के नाते झाओ मिंगटियन के पास सेनशू को निवेश वापस लेने की धमकी देने का जबरदस्त दबाव था। रू कइयंग को इस फिल्म के लिए कुल निवेश की सटीक जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें यकीन था कि यह 400 मिलियन से अधिक नहीं होगा। और फिर भी त्यानलू बैंक ने तुरंत $500 मिलियन का निवेश कर दिया। सचमुच एक विश्वस्तरीय वित्तीय संस्थान बिना पलक झपकाए पैसा उड़ा रहा है। इसके अलावा श्री हुओ ने निर्देशक सेन से वादा किया कि वे कलाकारों के चयन के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने निर्देशक सेन को पूरी तरह से उनकी रचनात्मक दृष्टि के आधार पर अभिनेताओं का चयन करने की अनुमति देने की शपथ ली और इस शर्त को अनुबंध में भी शामिल किया। रू कइयंग आज पूरी तरह से दंग रह गईं। कोई आश्चर्य नहीं कि त्यानलू बैंक ने दुनिया भर में इतनी जबरदस्त वृद्धि देखी है। उनकी गहरी निवेश भावना के साथ साथ एक व्यापक और दूरदर्शी दृष्टिकोण भी है। निदेशकों का सम्मान, रचनात्मकता का सम्मान, यह एक परिपक्व पूंजीपति की पहचान है। झाओ हेंग को सुन्न महसूस हुआ। उसने अपना सिर नीचे किया और शेन युआन को संदेश भेजने के लिए अपना फोन निकाला। बॉस, क्या चेयरमैन लैन और आप किसी तरह इसमें शामिल हैं? या हुओ लिन आपका कोई गुलाम है? 1 मिनट बाद शेन युआन ने एक इमोजी के साथ जवाब दिया। एक छोटा कार्टून चित्र अपनी ठोड़ी को एक हाथ पर टिकाए हुए तथा उसके सिर के ऊपर प्रश्न चिन्हों का एक चक्र बना हुआ है। बेवकूफ बन रहे हो, अभी भी नाटक कर रहे हो। झाओ हेंग को एक पल के लिए भी यकीन नहीं हुआ। राष्ट्रपति झाओ, मैं सचमुच ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि जब झाओ मिंगटियन को ये बात पता चलेगी तो उनके चेहरे पर क्या शानदार भाव आएंगे। ये कितना संतोषजनक दृश्य होगा। यद्यपि रू कइयंग प्रतिशोधी किस्म की नहीं थी, लेकिन उनके लिए फिल्म पवित्र थी और इसे कभी भी अयोग्य व्यक्तियों के हाथों नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। लगता है एंथवेई ने जो कहा वह बिल्कुल सही था। निदेशक सेन को निवेशकों के आगे झुकना नहीं चाहिए। एकमात्र समाधान उन्हें बदलना है। एक भविष्यवक्ता के बारे में बात करें। लेकिन रू कइयंग को लगा कि शेन युआन का निशाना बस यूं ही लग गया। यह महज इत्तेफाक ही होगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसमें किसी अंगरक्षक की कोई भूमिका हो सकती है। यदि कोई संबंध था तो संभवतः झाओ हेंग पर्दे के पीछे से इस मामले को चला रहा था। अल्पविराम। फिल्म के लिए कलाकारों का चयन लगभग तय हो चुका था और निर्माण टीम ने पूरी गोपनीयता बनाए रखी, जिससे बाहरी दुनिया को पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया। स्थिर बैठने में असमर्थ लियांग रुफान ने अपडेट के लिए यू जियारुई को फोन किया। यू जियारुई भी उतना ही हताश था। झाओ मिंगटियन ने सेनशू को अपना निवेश वापस लेने की धमकी देकर धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन कई दिन बीत गए और सेनशू टसे मज नहीं हुआ। यू जियारुई और लियांग रुफान को फिल्म के चुपके से शुरू होने की खबर मिलने तक स्थिति का अंदाजा नहीं था। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किसमें हस्तक्षेप करने की हिम्मत है? स्पष्ट रूप से कोई झाओ परिवार को सीधे चुनौती देने के लिए तैयार है। क्रोधित होकर झाओ मिंगटियन ने अपने पैरों से स्टूल को नीचे गिरा दिया। पता लगाओ कि इसके पीछे कौन है, मुझे नाम चाहिए। झां कुई ने काम में गड़बड़ी कर दी थी, इसलिए वह चुप रहा, आवाज निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी सचिव अंदर आए और बोले, अध्यक्ष झाओ, त्यानशिंग रियल एस्टेट आज अपने शेयरधारकों की बैठक कर रहा है। ट्रैफिक में फंसने से बचने के लिए आप अभी जा सकते हैं। झाओ मिंगटियन ने अपने माथे पर थपकी दी। इतनी महत्वपूर्ण घटना के बारे में तो मैं भूल ही गया था। आज झाओ हाउतियान की अध्यक्षता में त्यानिक्सिंग रियल एस्टेट की मासिक शेयरधारकों की बैठक थी, जहां उन्होंने निगम की भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की और प्रमुख परियोजनाओं का परिचय दिया। बैठक दोपहर के करीब समाप्त हो गई। जैसे ही झाओ मिंगटियन बिना किसी की नजर पड़े वहां से खिसकने वाला था, झाओ हाउतियन की आवाज उसके पीछे से गूंजी। वहीं रुक जाओ। झाओ मिंगटियन चापलूसी भरी मुस्कान के साथ मुड़ा। बड़े भाई, मीटिंग के दौरान आप पूरी तरह से विचलित थे। क्या आप कंपनी की प्राथमिकताओं पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? हमेशा बेकार की बातों के पीछे भागते रहते हैं। झाओ मिंगटियन ने अपनी गर्दन कड़ी करके जवाब दिया, बड़े भाई, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं तुच्छ चीजों के पीछे भाग रहा हूं? मेरी फिल्म निवेश कंपनी ने काफी कमाई कर ली है, इतना कि इंडस्ट्री में अपना नाम बना सके। झाओ हाउतियान ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, फिल्म निवेश कंपनी? ये तो सिर्फ अभिनेत्रियों को बढ़ावा देने का एक बहाना है ना? यही तो तुम्हारी महत्वाकांक्षा की सीमा है। झाओ मिंगटियन ने धीरे से कहा, बेशक, मैं बड़े भाई से तुलना नहीं कर सकता। आखिरकार अब आप जी ग्रुप के अध्यक्ष हैं, है ना? आश्चर्य है कि इसका नाम कब बदलकर झाओ ग्रुप हो जाएगा। झाओ हाउतियान उसकी हरकतों से पूरी तरह तंग आ चुका था, लेकिन उनके चाचा के जल्दी गुजर जाने के बाद वह सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकता था। अध्याय 72, 047 सभी बॉस के छोटे भाई हैं। दूसरा अपडेट _2। अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए झाओ हाउतियान ने अधीरता से कहा, ठीक है, अपना घमंड छोड़ो। दोपहर में मेरे साथ त्यानलू बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दोपहर का भोजन करने चलो।
ये वो संपर्क है जिनकी तुम्हें भविष्य में जरूरत पड़ेगी, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होगा। तियानलू बैंक। झाओ मिंगटियन की दिलचस्पी तुरंत जाग गई। रास्ते में झाओ हाउतियान ने संक्षेप में झाओ मिंगटियन को इस वरिष्ठ कार्यकारी की पृष्ठभूमि से परिचित कराया, जो मुख्य रूप से बॉन्ड और इक्विटी परियोजनाओं के क्रेडिट जोखिम आकलन के लिए जिम्मेदार था, और कहा जाता था कि चेयरमैन लैन का उस पर गहरा विश्वास था। अपना सिर नीचे करते हुए झाओ मिंगटियन ने अपना फोन निकाला और चुपके से यू जियारुई को एक संदेश भेजा। सच में, तुमने दोपहर में मेरे साथ लंच करने का वादा किया था, लेकिन अब तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैं तुम पर फिर कभी भरोसा नहीं करूंगी। झाओ मिंगटियन इतना चिंतित था कि अपना सिर खुजाने लगा। रुई रुई, चलो, मेरा भाई मुझे तियानलू बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लंच पर ले जा रहा है। मैं कैसे मना कर सकता था? आखिरकार ये तियानलू बैंक ही तो है। यू जियारुई, जो सोफे पर आराम फरमा रही थी, संदेश देखते ही तुरंत सीधी बैठ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, तो बताओ तुम किस रेस्टोरेंट में जा रहे हो? मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बड़े भाई को अपनी भनक तक नहीं लगने दूंगी। मैं बस तुम्हें थोड़ा जल्दी देखना चाहती हूँ। झाओ मिंगटियन खुश होकर कुछ सोच नहीं सका और तुरंत उसे रेस्तरां का नाम बता दिया। अपना फोन एक तरफ फेंक कर यू जियारुई बाथरूम में भागी, नहाई, सुंदर मेकअप किया, एक जोड़ी शानदार कपड़े पहने और अपने कंधे पर एक डिजाइनर हैंडबैग लटकाए दरवाजे से बाहर निकल गई। उसने एक टैक्सी बुलाई और सीधे जिरुई पवेलियन की ओर चल पड़ी। तभी जिरुई मंडप के सामने एक कार रुकी। झाओ हेंग सबसे पहले बाहर निकले, उनके बाद रु कइयंग, क्यूई बाओतान और शेन युआन। परिचारक के मार्गदर्शन में वे उस सुंदर प्राचीन शैली वाले प्रवेश द्वार में प्रवेश कर गए। रु कइयंग और क्यूई बाओतान का जश्न मनाने के लिए झाओ हेंग ने कोई खर्च नहीं छोड़ा और जिरुई मंडप में एक निजी कमरा बुक किया। कुछ ही देर बाद झाओ हाउतियान और झाओ मिंगटियन आ पहुंचे। झाओ हाउतियान की नजर आगे दरवाजे में गायब होती एक दुबली पतली आकृति पर टिक गई और उसने सहज ही अपनी भौहें सिकोड़ ली। वह आकृति कुछ परिचित सी लग रही थी, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। अमोस के चमकीले सुनहरे बाल साफ दिखाई दे रहे थे, जबकि इस व्यक्ति के बाल एकदम काले थे। इतनी कम उम्र में और अभी से सब कुछ देखने लगा है। झाओ हाउतियान ने सोचा कि उसे नेत्र रोग विशेषज्ञ से अपॉइंटमेंट लेने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। जैसे ही वे निजी कमरे में दाखिल हुए, सुपरवाइजर गांव के बगल में एक युवक बैठा था। हालांकि उसका सिर झुका हुआ था, फिर भी वह शांत और प्रभावशाली लग रहा था। सुपरवाइजर गांव, देर से आने के लिए क्षमा करें, मैं खुद को शराब पिलाकर सजा दूंगा। झाओ हाउतियान ने अपनी देरी को स्वीकार करते हुए धैर्य के साथ अपना गिलास उठाया। सुपरवाइजर गांव ने भौहें उठाई और मुस्कुराए, प्रेसिडेंट झाओ, कितने सीधे साधे हैं। अपना गिलास नीचे रखते ही झाओ हाउतियान की नजर उस युवक पर पड़ी। और ये सज्जन, सुपरवाइजर गांव हल्के से मुस्कुराए, एक सहकर्मी है, उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं। वो तो बस मुफ्त में खाना खाने आया है। हमेशा पैनी नजर रखने वाले झाओ हाउतियान को अंदाजा हो गया कि उस युवक की पहचान शायद उससे कहीं ज्यादा अहम है जितनी दिख रही थी। शायद वह तियानलू बैंक का ही कोई और वरिष्ठ अधिकारी था। पर्यवेक्षक गांव ने मुस्कुराते हुए झाओ मिंगटियन की ओर देखा, जिससे झाओ हाउतियन को उनका परिचय कराने के लिए प्रेरित किया। ये लड़का बस मजाक कर रहा है। इसने एक फिल्म और टेलीविजन निवेश कंपनी शुरू की है, जो शायद सुपरवाइजर गांव के मानकों के हिसाब से काफी प्रभावशाली नहीं है। सुपरवाइजर गांव ने अपने बगल में बैठे युवक की ओर एक अर्थपूर्ण नजर डाली, फिर गर्मजोशी से कहा, हाल ही में हुए नेटवर्किंग सम्मेलन में चेयरमैन लैन ने भविष्य के बाजार की दिशा का पूर्वानुमान लगाया था। उन्होंने फिल्म और टेलीविजन उद्योग को एक उभरते हुए बाजार के रूप में पहचाना। दरअसल फिल्म और टेलीविजन निवेश केंद्र की स्थापना अभी अभी हुई है। झाओ हाउतियान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, एक गहरी उत्तेजना ने उसे झकझोर दिया। चेयरमैन लैन की निवेश संबंधी दूरदर्शिता अद्भुत थी, लगभग भविष्य सूचक। यह अंदरूनी जानकारी का एक अमूल्य टुकड़ा था। उसने झाओ मिंगटियन की ओर देखा, तुमने सचमुच जैकपॉट मार लिया है, बच्चे। अपना सिर खुजलाते हुए झाओ मिंगटियन ने शर्म से हंसते हुए कहा, चेयरमैन लैन सचमुच हर चीज पर नजर रखते हैं। सुपरवाइजर गांव और उस युवक ने एक दूसरे को क्षण भर के लिए देखा, उनकी आंखों में हल्की सी तिरस्कार झलक रही थी। एक साधारण व्यक्ति इतनी सहजता से यह टिप्पणी कैसे कर सकता है कि अध्यक्ष के पास दूरदर्शिता है या नहीं? मैं आपको बता दूं, मेरे निवेश के फैसले पर कोई हंसी नहीं उड़ाई जा सकती। जब से मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा है, मैंने कभी पैसा नहीं गंवाया। मेरी हर फिल्म हिट रही है। क्या आप निर्देशक सेन शू को जानते हैं? वे मनोरंजन जगत के एक जाने माने निर्देशक हैं, जिनके नाम अनगिनत पुरस्कार हैं और उन्होंने कई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को गढ़ने में मदद की है। मैंने शुरू में उनकी क्षमता पर भरोसा किया था और उनकी नई फिल्म में निवेश किया था। लेकिन कौन जानता था कि वह बुजुर्ग इतना जिद्दी होगा। उसने किसी पुरानी अभिनेत्री को लेने की जिद की, इसलिए मैंने अपना निवेश वापस ले लिया। मेरे निवेश के बिना वह फिल्म शुरू से ही बेकार है। अगर बाद में कोई और आगे भी आए तो भी मैं शर्त लगा सकता हूं कि वह फिल्म सफल नहीं होगी। जिसने भी इसे निवेश करने का फैसला किया होगा, उसका दिमाग गधे ने कुचल दिया होगा। जरा ठहरो, वे इसके लिए अपनी पूरी कुर्सी गंवा देंगे। झाओ मिंगटियन बड़बड़ाते हुए आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ बोले। झाओ हाउतियान ने गहरी भौहें चढ़ाई और अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, अपना मुंह बंद करो। तुम दो वरिष्ठ अधिकारियों के सामने ऐसी बकवास कैसे कर सकते हो? क्या मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा? झाओ मिंगटियन ने धीरे से कहा। अध्याय 73-047 सभी बॉस के अधीनस्थ हैं। दूसरा अपडेट _3। सुपरवाइजर गांव ने अपनी भौहें उठाई और अपने बगल में खड़े आदमी पर एक अर्थपूर्ण नजर डाली। श्रीमान हो, किसी ने कहा कि आपके दिमाग को गधे ने लात मारी है। हो लिन ने बिना सिर उठाए शांति से भी लुओ चुन चाय का एक घूंट लिया और कहा, मैंने निवेश करने का फैसला किया है। क्या आप मुझे अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपने अंडरवियर तक, खोने का इंतजार कर रहे हैं? झाओ मिंगटियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और यहाँ तक कि झाओ हाउतियन भी स्तब्ध रह गया।
झाओ हाउतियान ने अविश्वास से ऊपर देखा। उस आदमी के चेहरे पर संयम और गंभीरता थी, उसमें हास्य का जरा भी भाव नहीं था, बल्कि रणनीतिक संतुलन और आत्मविश्वास झलक रहा था। एहसास की उस चमक में झाओ हाउतियान को कुछ समझ में आया और उसका चेहरा धीरे से बदल गया। हालांकि झाओ मिंगटियन को अभी भी समझ नहीं आया था और उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सुपरवाइजर गाओ अब और नहीं देख पा रहे थे। क्या ये बच्चा सचमुच इतना नासमझ हो सकता है? झाओ हाउतियान ने झाओ मिंगटियन के सिर के पीछे थप्पड़ मारा और उसे गुस्से से डांटा, तुम कितने घमंडी हो सकते हो? दो वरिष्ठ अधिकारियों के सामने दिखावा करना, ये पूरी तरह से हास्यास्पद है। अभी उनसे माफी मांगो। झाओ मिंगटियन दुखी होकर बड़बड़ाया, मैंने क्या गलत कहा? तुम मुझे बिना समझे क्यों मार रहे हो? अपनी बात पूरी करते करते झाओ मिंगटियन को अचानक स्थिति समझ आ गई। उसने तेजी से मुड़कर हो लिन की तरफ देखा, लगभग दांत पीसते हुए बोला, तो वो तुम थी? सेंशु के पीछे का गुप्त निवेशक वही निकला। हो लिन ने अपने होठों को थोड़ा सा मोड़ लिया, फिर भी उसकी आंखें ठंडी और उदासीन रहीं। हाँ, मैं ही हूँ। मैं त्यानलू बैंक के फिल्म और टेलीविजन निवेश केंद्र का निदेशक हूँ। मेरा नाम हो लिन है। बेझिझक मुझे कभी भी परेशान कर सकते हैं। झाओ मिंगटियन ने मेज पर जोर से पटक दिया और अचानक उठ खड़ा हुआ, गुस्से से घूरते हुए। तुमने ये जानबूझकर किया था, है ना? थप्पड़। झाओ हाउतियान ने गुस्से से कांपते हुए उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। घृणास्पद। श्रीमान हो से तुरंत माफी मांगो। पर्यवेक्षक गांव ने हंसते हुए कहा, राष्ट्रपति झाओ, आपका छोटा भाई बहुत गुस्सैल स्वभाव का है। आगे का रास्ता निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। झाओ मिंगटियन ने अपना चेहरा ढक लिया, उसकी आंखें आक्रोश से भरी थीं, लेकिन अंततः उसने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। अब तक वह स्थिति को कुछ हद तक समझ चुका था। त्यानलू बैंक वालों को हल्के में नहीं लिया जा सकता था, लेकिन उनके बड़े भाई जी ग्रुप के चेयरमैन थे। त्यानलू बैंक की तुलना में वे बिल्कुल भी कमतर नहीं थे, तो उनके भाई को दूसरे पक्ष से क्यों डरना चाहिए? झाओ हाउतियान ने दोनों अधिकारियों की ओर मुड़कर विनम्रतापूर्वक माफी मांगी। प्रेसिडेंट झाओ, बैठ जाए। मैं समझता हूं कि उनके जैसे बच्चों को और अधिक अनुशासन की आवश्यकता है। सुपरवाइजर गांव ने मुस्कुराते हुए बात को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। झाओ हाउतियान ने अपने माथे से पसीना पोंछा, उसकी अभिव्यक्ति उन पर कृपालु होने जैसी थी। पर्यवेक्षक गांव और हो लिन ने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ सिर हिलाया। बैंक निदेशक के इरादों को उनकी समझ बिल्कुल अनुकूल नहीं थी। झाओ हाउतियान जैसे व्यक्ति को आगे बढ़ाने पर जोर क्यों दिया गया? ये स्पष्ट था कि चतुर और अनुकूलनशील होने के बावजूद उनमें निर्णायक नेतृत्व का अभाव था। सबसे अधिक संभावना यह है कि ऐसा उसके पीछे खड़े अमोस के कारण हुआ। बाहरी लोगों को पता नहीं था, लेकिन त्यानलू बैंक के भीतर यह बात स्पष्ट थी, ये रहस्यमय अमोस ही था जो झाओ हाउतियान के उत्थान का समर्थन कर रहा था। अफवाह थी कि वह सिलेंड के एक बड़े परिवार से था और संभवतः उसका निर्देशक से कोई संबंध था। बगल वाले निजी कमरे में वे चारों लोग उत्साहपूर्वक भोजन कर रहे थे, खूब बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। भोजन के आधे समय बाद रुकैयन खड़ी हुई और बोली, माफ कीजिए, मुझे शौचालय जाना है। क्यूई बाउतान ने तुरंत कहा, मुझे अपने साथ चलने दो। रुकैयन ने शालीनता से मुस्कुराकर सिर हिलाया और दोनों बहनों की तरह एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर कमरे से बाहर चली गईं। जैसे ही वे दोनों चले गए, झाओ हेंग शेन युआन की ओर झुका और फुसफुसाया, बॉस मुझे बताओ, क्या आपने इस मिस्टर हुओ के साथ कोई संदिग्ध सौदा किया है? शेन युआन ने इत्मीनान से जंगली मशरूम और तीतर का सूप पिया, फिर भी अपना सिर नहीं उठाया और जवाब दिया, आप अभी उसे मेरा नौकर कह रहे थे और अब आपने अपना सुर बदल दिया है। झाओ हेंग की आंखें चौड़ी हो गईं, क्या वह सचमुच तुम्हारा नौकर है? शेन युआन ने भौहें चढ़ाईं, तो मुझसे क्यों नहीं पूछते? कोई बात नहीं, मुझे डर है कि वह मुझसे पूछेगा कि मैं खुद को क्या समझता हूं और फिर मुझे बाहर निकाल देगा। दोनों अपनी बेकार की बातें करते रहे, तभी क्यू बाउतान अचानक पीला और घबराया हुआ वापस आ गया। अनान, कुछ गड़बड़ है। कैयन पर हमला हुआ है। शेन युआन ने अपनी भौहें सिकुड़ी, चम्मच वापस सूप के कटोरे में डाल दिया और बाहर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? कैयन पहले टॉयलेट से बाहर गई, मैं अभी भी अंदर ही था, तभी मैंने उसे किसी और औरत से बहस करते सुना। जब तक मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा कि दूसरी औरत कैयन के बाल खींच रही थी और उसका सिर सिर पर पटक रही थी। कैयन के सिर से तुरंत खून बहने लगा। जैसे ही मैं बीच बचाव करने वाला था, कैयन ने उस औरत को जमीन पर गिरा दिया और उसके ऊपर चढ़ गई, उसे बार बार थप्पड़ मारने लगी। मैं तुम्हें लेने के लिए जल्दी से यहाँ आई, ओह, और मैंने पहले ही 120 पर कॉल कर दिया था। कैयन की स्थिति को देखते हुए पुलिस को कॉल करने से मामला बिगड़ सकता था, इसलिए क्यूई बाउटन ने चिकित्सा सहायता के लिए 120 पर कॉल करने का विकल्प चुना। शेन युआन और झाओ हेंग शौचालय की ओर तेजी से बढ़े। चूंकि यह महिलाओं का शौचालय था, झाओ हेंग को दरवाजे पर इंतजार करना पड़ा। जब शेन युआन अंदर गया तो उसने रुकैयन को एक और औरत पर सवार देखा। उसकी कनपटी से खून बह रहा था, लेकिन वह पहले जैसी ऊर्जावान लग रही थी। हालांकि उसके नीचे दबी महिला कहीं अधिक अस्त व्यस्त और दुखी थी। रुकैयन हमेशा एक चमकदार और गरिमा में शास्त्रीय सुंदरी की छाप छोड़ती थी। शेन युआन ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी बोल्ड और बेबाक दिखेगी। ये बहुत बड़ा सदमा था। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। रुकैयन, तुम्हारा अंत हो गया। बस ब्लैकलिस्ट होने का इंतजार करो, महिला गुस्से से दहाड़ते हुए बोली। उसके गुस्से ने सारी शालीनता छीन ली। शेन युआन की नजरें तुरंत ठंडी पड़ गईं। आप किसे ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दे रहे हैं? अध्याय 74, क्या चेतावनी समझ में आए? रुकैयन ने ऊपर देखा और नवागंतुक को देखकर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। एंथवे, तुम ठीक समय पर यहाँ आए हो। ध्यान भटकने के उस क्षण में उसके नीचे बैठी महिला ने अवसर का लाभ उठाया और उसके चेहरे पर खरोंच लगा दी। लेकिन बिजली की तरह तेजी से एक हाथ ने महिला की कलाई पकड़ ली, जिससे रुकैयन का चेहरा बिगड़ने से समय रहते बच गया। वह कल फिल्म की टीम में शामिल होने वाली थी और चेहरे पर किसी भी तरह की चोट लगने से फिल्म की शूटिंग में देरी हो सकती थी।
इसके परिणाम गंभीर होंगे। दर्द से कराहती और हिलने डुलने में असमर्थ महिला चिल्लाई, आप सब बस इंतजार कीजिए। मैं तियानलू बैंक के लोगों को जानती हूँ। क्या आप तियानलू बैंक को जानते हैं? आपके साथ निपटना चींटियों को कुचलने जितना आसान है। शेन युआन ने भौहें उठाईं। क्यूई बाउटन ने रु कइयंग को ऊपर उठाने में मदद की। कइयंग, चलो पहले अस्पताल चलते हैं, तुम्हारे सिर से खून बह रहा है। रु कइयंग ने लापरवाही से कहा, ये जीवन के लिए खतरा नहीं है। उसने यू जियारुई की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या ये तुम्हारा समर्थक झाओ मिंगटियन नहीं है? यह अब तियानलू बैंक कैसे बन गया? ऐसे आचरण के साथ वह योग्य है। वो अभी अभी टॉयलेट से बाहर आई थी और उसने देखा कि यू जियारुई आईने में अपना मेकअप ठीक कर रही थी। रु कइयंग का उसके साथ कुछ भी करने का इरादा नहीं था, लेकिन उस औरत ने उसे अपमानित किया था। रु कइयंग ने खुद को रोक लिया क्योंकि वह अगले दिन सुचारू रूप से चालक दल में शामिल होना चाहती थी। जब वह जाने वाली थी तो महिला ने उसकी अज्ञानता का फायदा उठाया और उसे गिराने की कोशिश की। वह असहनीय था। क्या वह अपनी चोटों का फायदा उठाकर अपनी भूमिका हथियाने की योजना नहीं बना रही थी? खैर, वह हरगिज चीजों को अपने हिसाब से नहीं जाने देगी। अतीत में रु कइयंग ने मार्शल आर्ट फिल्मों पर काम किया था और कुछ बुनियादी आत्मरक्षा कौशल सीखे थे, इसलिए उनसे निपटना उनके लिए बहुत आसान था। बेशक रु कइयंग ने गलती से उसे एक मौका देकर उसके सिर पर चोट लगवा ली, लेकिन ऐसी चोट उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। वह आज के सितारों की तरह कीमती नहीं थी, क्योंकि शुरुआती वर्षों में फिल्म शूटिंग के दौरान उन्हें तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। मुझे छोड़ दो, यू जियारुई ने संघर्ष किया और शेन युआन ने पीछे हटते हुए मुझे छोड़ दिया। यू जियारुई जमीन से उठे, रु कइयंग और शेन युआन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा काम तमाम हो गया। राष्ट्रपति झाओ यही हैं, तियानलू बैंक के प्रबंधन के साथ रात्रिभोज कर रहे हैं। अगर मैं राष्ट्रपति झाओ से शिकायत करता हूं, तो तियानलू बैंक निश्चित रूप से राष्ट्रपति झाओ के प्रभाव पर विचार करेगा और हम देखेंगे कि क्या वे तुम्हें आसानी से छोड़ देंगे। यू जियारुई सचमुच गुस्से में थी। उसने सोचा था कि वो थोड़ी सी चालाकी से ये रोल पालेगी, लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार साबित हुई। रु कइयंग का चेहरा देखकर वह व्यंग्य करने से खुद को नहीं रोक सकी। रु कइयंग जितनी अधिक धैर्यवान थी, उतना ही कम यू जियारुई खुद को नियंत्रित कर पा रही थी। उसकी दुर्भावना एक पल में ही उस पर हावी हो गई। अगर रु कइयंग का चेहरा खराब हो गया तो क्या उसके पास कोई मौका होगा? फिर चीजें वैसी ही विकसित हुई जैसी होनी चाहिए थीं। रु कइयंग का चेहरा तो नहीं बिगड़ा, लेकिन यू जियारुई को अच्छी पिटाई झेलनी पड़ी। शेन युआन ने स्पष्ट रूप से कहा, तियानलू बैंक के प्रबंधन की आंखें तेज हैं, वे आपके धोखेबाज चेहरे को कैसे नहीं देख सकते? मैं धोखेबाज हूँ? वह स्पष्ट रूप से धोखेबाज है ना? एक बूढ़ी औरत जो अपनी युवावस्था से गुजर चुकी है, वह अनुचित रूप से एक भूमिका निभा रही है। कौन जाने कि क्या ये किसी बूढ़े आदमी की मेहरबानी थी जिसने उसे निवेश दिलाया। हम यू जियारुई आखिरकार टूट गई। गालियां देने के बाद वह जमीन पर लेट गई, अपने बैग में फोन ढूंढा और झाओ मिंगटियन को फोन किया। जैसे ही लाइन जुड़ी, वह दयनीय हालत में पीड़ित की तरह फौरन रोने लगी। झाओ मिंगटियन अब खुद को रोक नहीं सका, तुरंत निजी कमरे से बाहर निकल गया और गुस्से में उनसे भिड़ने के लिए दौड़ा। ओ भाई तियान, यू जियारुई ने दयनीय और दुखी होकर खुद को झाओ मिंगटियन की बाहों में फेंक दिया। ये वे लोग हैं जो एक साथ मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरा चेहरा देखो, ये बर्बाद हो गया है। मैं इस तरह नहीं रह सकता। यू जियारुई का चेहरा थप्पड़ के निशानों से भरा हुआ था, जो सूजकर ऊपर तक आ गया था और देखने में चौंकाने वाला था। झाओ मिंगटियन दिल टूटा और क्रोधित था। रु कइयंग के चेहरे को ठंडी निगाहों से घूर रहा था। तुम सांप और बिच्छू जैसे दिल वाली दुष्ट महिला हो। तुम रुई रुई के नाखून की तुलना में भी कुछ नहीं हो, फिर भी तुम निर्देशक सेन की नई फिल्म में अभिनय करना चाहती हो। सपने देखो। मैं स्पष्ट कर दूं, तियानलू बैंक के फिल्म निवेश केंद्र के श्री हुओ ने मेरे साथ रात का भोजन किया था। अगर मैं उन्हें तुम्हारे दुष्ट कर्मों के बारे में बताऊं, तो क्या तुम्हें लगता है कि वह भी तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति पर विचार करेंगे? रु कइयंग थोड़ा चौंक गई। यू जियारुई पहले झूठ नहीं बोल रही थी। झाओ मिंगटियन वास्तव में श्री हुओ को जानता था। इस युग में कोई भी ताकत भाई भतीजावाद का मुकाबला नहीं कर सकती। हालांकि उस दिन जिस श्री हुओ से वह मिली, वह न्यायपूर्ण कार्यों का समर्थन करने वाले व्यक्ति नहीं थे। रु कइयंग शांत हो गई और ठंडी हंसी के साथ बोली, तो फिर आगे बढ़ो, मिस्टर हुओ को बुलाओ, उन्हें फैसला करने दो कि असल में गलती किसकी है। झाओ मिंगटियन को उम्मीद नहीं थी कि रु कइयंग इतना आश्वस्त होगा। उसने अभी अभी मिस्टर हुओ के साथ बहस की थी। मिस्टर हुओ उसका पक्ष कैसे ले सकते थे? हालांकि अपने बड़े भाई के आसपास होने पर, जब तक सुपरवाइजर गाओ और मिस्टर हुओ अपने बड़े भाई के प्रति सम्मान दिखाते रहेंगे, तब तक। अध्याय 75। क्या चेतावनी समझ में आए? _2। इस समय झाओ हाओतियान के पीछे से एक ठंडी आवाज गूंजी, क्या हो रहा है? क्यूई बाओतान सहज ही शेन युआन के करीब आ गया। उसकी हरकत ने झाओ हाओतियान का ध्यान खींचा। उसकी नजर उस पर पड़ी और उस नजर को देखकर वह खुद को थोड़ा सा रुकने से नहीं रोक सका। लड़की का शरीर दुबला पतला और लंबा था। वह गलियारे की दीवार के सहारे आराम से झुकी हुई थी। ये बिल्कुल साधारण चेहरा था, फिर भी किसी कारण से इसने झाओ हाओतियान को एक अजीब सा परिचय दिया। अरे, वह तो इस लड़की को जानता ही नहीं था। भाई, इस औरत ने तुम्हारी भाभी को परेशान किया। देखो उसने उसके खूबसूरत चेहरे के साथ क्या किया। तुम्हें रुई रुई के लिए खड़ा होना होगा। भाई, यू जियारुई ने दयनीय स्वर में कहा। उसकी आंखें नर्म और पानी से भरी थीं, किसी का भी दिल पिघलाने के लिए पर्याप्त। उसके नाजुक चेहरे पर थप्पड़ का स्पष्ट निशान था, जो एक दुखद पीड़िता की आदर्श छवि बना रहा था। झाओ हाओतियान की नजरें यू जियारुई पर ठंडी पड़ गईं। उसकी निगाहें गर्मजोशी से रहित थीं, जिससे उसकी छाती कड़ी हो गई और उसका कमजोर शरीर थोड़ा कांप उठा। रु कइयंग ने मन ही मन सोचा, तो यह जी ग्रुप का नवनियुक्त अध्यक्ष है। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना युवा होगा। झाओ मिंगटियन का अहंकार स्पष्ट रूप से इसी संबंध से उपजा था। ये सोचकर झाओ हाओतियान के बारे में उसकी धारणा खराब हो गई।
आखिरकार दोनों एक ही पंथ के पक्षी हैं। लगता है मैंने किसी को मुझे पुकारते सुना है। एक ठंडी आवाज बिजली की तरह गूंजी। रुकैयंग ने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया। एक आदमी जो एक खास सूट पहने था जानबूझकर शांत भाव से आगे बढ़ा। मिस्टर हो, रुकैयंग बुदबुदाया। हो लिन की उदासीन निगाहें कमरे में इधर उधर घूमी, कुछ क्षण के लिए काले कपड़े वाली लड़की पर रुकी और फिर अदृश्य रूप से दूर हट गईं। मिस्टर हो, रुकैयंग ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। वह आगे बढ़ी और बिना किसी अतिशयोक्ति के घटी हुई घटनाओं का वर्णन करते हुए अपने शब्दों का सावधानीपूर्वक चयन किया। उसने अपनी उतावलेपन के लिए माफी तो मांगी, लेकिन कोई अफसोस नहीं जताया। कैयंग, मुझे नहीं पता था कि तुमने निर्देशक सेन की नई फिल्म के लिए ऑडिशन दिया है। एक सीनियर सहपाठी की सिफारिश पर ही मैं इसे आजमाने के इरादे से गया था। मुझे नहीं लगा था कि इससे इतनी नाराजगी होगी। कैयंग, कसम से मेरा तुम्हारा रोल चुराने का कोई इरादा नहीं था। जब से मैं छोटा था तुम मेरे आदर्श रहे हो, तुमने मुझे पूरी तरह से गलत समझा है। यू जियारुई ने अपने आंसू पोंछे। दयनीय लेकिन दृढ़ दिखते हुए उसने समझाया। रुकैयंग को एक ईर्ष्यालु हमलावर के रूप में चित्रित करते हुए उसने खुद को पूरी तरह से निर्दोष बताया। क्यू बाओतान ने गुस्से से अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां भींच ली, उस औरत की चेहरे बदलने की तेजी से नाराज। कुछ पल पहले वह बदतमीज की तरह चिल्ला रही थी, अब वह एक नाजुक भोली भाली लड़की का नाटक कर रही थी। घिनौना। रुकैयंग यू जियारुई की रूपांतरित करने की क्षमता से लगभग दंग रह गई थी। उसकी अभिनय क्षमता इतनी अच्छी थी कि एक पुरस्कार विजेता अभिनेत्री होने के बावजूद वह खुद को हीन महसूस करती थी। मिस्टर हो, ऐसी चालाक और दुर्भावनापूर्ण महिला किसी फिल्म में मुख्य नायिका बनने के लायक कैसे हो सकती है? जब फिल्म का प्रीमियर होगा और उसके साथ मारपीट का मामला उजागर होगा तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि दर्शक फिर भी उसका समर्थन करेंगे? पैसा गंवाना एक बात है, असली मुद्दा तियानलू बैंक की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को धूमिल करना है। झाओ मिंगटियन ने आग में घी डालने का काम किया, यहाँ तक कि तियानलू बैंक को भी इसमें शामिल कर लिया। हो लिन ने ठंडे भाव से सुना, उसके कठोर चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। भाई तियान, चलो इसे भूल जाते हैं। मुझे लगता है कैयंग ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अगर हम इसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे तो कैयंग की वापसी बर्बाद हो जाएगी। मेरे लिए थोड़ी सी शिकायत कोई मायने नहीं रखती। उद्धरण चिन्ह ... एक पुरानी औरत सुर्खियों में छाई हुई है। कौन जाने उसने निवेश पक्का करने के लिए किसी बूढ़े आदमी से दोस्ती कर ली हो। उफ! अचानक एक कर्कश और जहरीली आवाज गूंजी जो यू जियारुई के पहले के सौम्य और उदार स्वर से बिल्कुल मेल खा रही थी। फिर भी आवाज स्पष्ट रूप से उसी व्यक्ति की थी। यू जियारुई वहीं जम गई और अचानक उसने अपना सिर घुमा लिया। शेन युआन ने अपना फोन हिलाया। रिकॉर्डिंग स्पष्ट रूप से डिवाइस से आ रही थी। मिस यू, निश्चित रूप से आप अपनी बात से इनकार नहीं करेंगी, है ना? यू जियारुई की सांप जैसी जहरीली निगाहें शेन युआन के चेहरे पर गड़ी रहीं। क्या तुमने सच में चुपके से मेरा वीडियो रिकॉर्ड किया था? मैं मिस यू के शानदार प्रदर्शन की और कैसे सराहना कर सकता हूँ। बुरा नहीं है, मुझे यकीन है कि अगले साल आपको ऑस्कर के लिए नामांकन मिलेगा। श्रीमान हो, राष्ट्रपति झाओ, यह महिला रुकैयंग के साथ मिलीभगत में है, आपको उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यू जियारुई अपने अभिनय को जारी रखने में असमर्थ रही और अंततः उसने अपना असली रंग दिखा दिया। हो लिन ने यू जियारुई को एक नजर भी नहीं बख्शा। बोलते समय उसकी आवाज ठंडी रही। मिस रू निर्देशक सेन की चुनी हुई नायिका हैं, वे पहले भी थीं और आगे भी रहेंगी। कोई बदलाव नहीं होगा। कोई भी अनजान व्यक्ति जो परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तियानलू बैंक का कानूनी विभाग मिस रू की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ऐसे मामलों को आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अध्याय 76। क्या चेतावनी सुनी गई? _3। ये शब्द कहने के बाद वह झाओ हाओतियान की ओर मुड़े। राष्ट्रपति झाओ, मुझे लगा था कि आप एक चतुर व्यक्ति हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आप कुछ पहलुओं में उलझे हुए लग रहे हैं। मैं आपको एक सलाह देता हूँ। 1000 मील लंबा तटबंध चींटियों के बिलों से नष्ट हो जाता है। अपना ख्याल रखना। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने किसी की ओर एक नजर भी नहीं डाली और जाने के लिए मुड़ गया। झाओ हाओतियान का सुंदर चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसने झाओ मिंगतियान की परवाह न करते हुए उसका पीछा करने के लिए दौड़ा, लेकिन सुपरवाइजर गांव ने उसे रोक लिया। सुपरवाइजर गांव ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, प्रेसिडेंट झाओ, आज की घटना बहुत ही अप्रिय हो गई है। हमारे मिस्टर हो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी आंखों में धूल का एक कण भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे विचार से दूसरे काम करने के बजाय आपको अपने छोटे भाई को ठीक से सिखाना चाहिए। जहां तक हमारे बीच सहयोग की बात है, मुझे डर है कि हमें उसे भूल जाना चाहिए। बोलने के बाद उसने झाओ हाओतियान के कंधे पर थपथपाया। उसका चेहरा अफसोस से भरा हुआ था और चला गया। झाओ हाओतियान वहीं जम गया। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, हमारे बीच का सहयोग, मुझे डर है कि हमें इसे भूल जाना चाहिए। तियानलू बैंक के सहयोग के बिना झाओ हाओतियान कल्पना भी नहीं कर सकता था कि श्री अमोस उससे कितने निराश होंगे। आज उसने इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत क्यों की और झाओ मिंगटियन को बाहर क्यों लाया? उसने सहयोग का एक बेहतरीन मौका गंवा दिया और उसे इस बात का बहुत अफसोस हुआ। जैसे ही झाओ हाओतियान पश्चाताप से अभिभूत हुआ, उसका फोन अचानक बज उठा। उसने कॉलर आईडी पर नजर डाली और काम उठा, लगभग फोन गिरा दिया। अवचेतन रूप से उसने चारों ओर देखा, क्या आमोस किसी तरह उस पर नजर रख रहा है? जैसे ही वह आमोस के बारे में सोच रहा था, आमोस का फोन आ गया। झाओ हाओतियान ने ध्यान से फोन उठाया। उसका स्वर सम्मानजनक था। श्री अमोस, नमस्ते। क्या तुमने हो लिन की चेतावनी सुनी? अमोस की आवाज बेहद विशिष्ट थी, हमेशा कोमल और स्पष्ट, एक अनोखा युवा स्वर। कठोर शब्द बोलते हुए भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसकी नीली आंखें समुद्र की तरह विशाल और गहरी थीं, जो दुनिया की सारी गंदगी को समेटे हुए थीं। लेकिन इस समय झाओ हाओतियान ने महसूस किया कि उसकी पीठ के बाल ठंड से खड़े हो गए हैं और उसकी खोपड़ी में झुनझुनी हो रही है। श्री अमोस को सब कुछ पता था।
झाओ हाउतियान को सबसे अधिक भयभीत करने वाली बात यह थी कि अमोस के मुंह से हो लिन का नाम स्वाभाविक रूप से कैसे निकला। हो लिन को सीधे नाम से पुकारना इतना सहज, इतना सामान्य। श्रीमान अमोस, तियानलू बैंक के सहयोग को बिगाड़ने के लिए मुझे बहुत खेद है। निश्चिंत रहें, मैं स्थिति को सुधारने का हर संभव प्रयास करूंगा। आप इसका समाधान कैसे करेंगे? गिड़गिड़ाकर और बेशर्मी से माफी मांगकर, या अपने घमंडी छोटे भाई पर भरोसा करेंगे? झाओ हाउतियान अवाक रह गया, उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे उम्मीद है कि ऐसा आखिरी बार होगा, वरना जी ग्रुप के चेयरमैन का पद जरूरी नहीं कि आपका ही हो। इसके साथ ही अमोस ने कॉल समाप्त कर दी। झाओ हाउतियान ठंडे पसीने से भीग गया जब उसके विचार झाओ मिंगटियन की ओर मुड़ गए, जिसने उसे बहुत परेशान किया था। उसकी अभिव्यक्ति अंधकार में और डरावनी हो गई। यूजियारुई अभी भी यह सब समझने की कोशिश कर रहा था। श्री वो का मतलब क्या है? रुकइयन का तियानलू बैंक से क्या रिश्ता है? तियानलू बैंक का कानूनी विभाग उसका समर्थन क्यों करेगा? इस समय झाओ मिंगटियन को डर लगने लगा था। निर्देशक सेन जिस फिल्म में निवेश कर रहे हैं वह तियानलू बैंक की है क्या? यूजियारुई तेजी से चिल्लाया। क्या तियानलू बैंक अंधा है? मुझे लगता है कि जो अंधा है वह तुम हो। झाओ हाउतियान की ठंडी आवाज गूंजी। भाई, झाओ मिंगटियन खुश दिख रहा था और आगे बढ़ने वाला था। झाओ हाउतियान ने उसकी ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में कहा, उसे ले जाओ। झाओ हाउतियान के पीछे से 2 काले सूट पहने अंगरक्षक निकले। उनमें से एक तेजी से आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे झाओ मिंगटियन को वश में कर लिया। झाओ मिंगटियन की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। भाई, आप क्या कर रहे हैं? मैं अतीत में तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा उदार रहा हूं और तुम्हारे लापरवाह घमंडी व्यक्तित्व को बढ़ावा देता रहा हूं। अगर मैंने अभी तुम्हें सख्ती से अनुशासित नहीं किया तो भविष्य में यह एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। हालांकि आज के संदर्भ में देखें तो आपदा पहले ही घटित हो चुकी है। अब वह केवल यही आशा कर सकता था कि घोड़े के भाग जाने के बाद खलिहान का दरवाजा बंद करने में बहुत देर न हो जाए। झाओ हाउतियान ने उसे एक और नजर डाले बिना आदेश दिया, उसे ले जाओ। अंगरक्षकों ने झाओ मिंगटियन को रोक लिया और उसे शर्मनाक स्थिति में घसीट कर ले गए। यूजियारुई हक्की बक्की रह गई और सहज ही उसका पीछा करने के लिए दौड़ी, लेकिन एक दूसरे अंगरक्षक ने उसका रास्ता रोक लिया। वह कुछ कदम पीछे हट गई और झाओ हाउतियान को डर और गुस्से से घूरने लगी। भाई, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे अपना भाई कह रहे हो? क्या तुम इसके लायक भी हो? यूजियारुई का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया, उसके पतले होंठ दांतों से गड़ने लगे। लेकिन वो तो तुम्हारा भाई है। मैं अपने भाई को कैसे अनुशासित करता हूँ, इससे तुम्हारा क्या संबंध है? मिस यू, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने और झाओ मिंगटियन ने पहले क्या किया था, लेकिन आज से जब तक मैं जिंदा हूं उससे कोई नाता रखने के बारे में सोचना भी मत। और अगली बार जब आप मुझे देखें तो बेहतर होगा कि आप दूर ही रहें। क्यों? तुम्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने का अधिकार क्या है? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुमने क्या बेशर्मी की है। अब यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। झाओ हाउतियान के व्यवहार में अचानक आए बदलाव ने यूजियारुई को चौंका दिया। ये सोचकर कि रुकइयन उसे कैसे देख रही है, वह शर्मिंदा होकर भाग गई। रुको, एक काले बालों वाली लड़की अचानक एक कोने से प्रकट हुई और यूजियारुई का रास्ता रोक लिया। यूजियारुई की निगाहें संदेह से चमक उठी। तुम क्या चाहते हो? लड़की ने अपनी बाहें छाती पर रखकर शैतानी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मिस्रू को घायल करके भाग जाओगे? यूजियारुई ने उसके चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे चेहरे की ओर देखो, उसने मुझे पहले मारा। मैंने अभी तक न्याय की मांग भी नहीं की है और वह मुझे दोषी ठहराने की हिम्मत कर रही है। लड़की ने होंठ सिकोड़ लिए। तुमने पहले वार किया, मिस्रू ने तो बस अपना बचाव किया था। अगर बहस करनी है तो पुलिस के लिए बचा कर रखो। यूजियारुई इतनी गुस्से में थी कि उसे खून की उल्टी होने लगी। तुम लोग बिल्कुल ना समझ हो, तुम्हारे साथ तर्क करने की क्या बात है? क्यूई बाउतान ने कमर पर हाथ रखकर ठंडी खर्राटे लेते हुए कहा, अनान, हमें उसे इसकी सजा देनी होगी, वरना वह कभी सबक नहीं सीख पाएगी और दूसरों को नुकसान पहुंचाती रहेगी। झाओ हाउतियान ने सहज ही काले बालों वाली लड़की की तरफ देखा। तो क्या उसका नाम अन है? लेकिन हालात ने गहराई से सोचने की इजाजत नहीं दी। झाओ हाउतियान ने आगे बढ़कर झाओ मिंगटियन से साफ माफी मांगी। उनके शब्द व्यवहार कुशल और वाकपटु थे। रुकइयन इस मामले को और उलझाना नहीं चाहती थी और झाओ हाउतियान के व्यवहार को उचित मानती थी, इसलिए उसने इसे जाने दिया। झाओ हेंग, जो पूरे समय अदृश्य था, अचानक अपना गला साफ करने लगा। झाओ हाउतियान ने उसे अभी देखा था और यह है, रुकइयन ने परिचय दिया, मेरे बॉस। झाओ हेंग मुस्कुराए, अध्यक्ष झाओ, मैं झाओ हेंग अन्य शोर एंटरटेनमेंट का सीईओ हूँ। झाओ हाउतियान ने अभिवादन में सिर हिलाया, आपसे मिलकर खुशी हुई। जैसे ही झाओ हाउतियान चला गया, उसने झाओ हेंग पर एक और भारी नजर डाली, अपनी भौहों को गहराई से सिकोड़ा और चला गया। शुरू से अंत तक उसने फिर कभी यूजियारुई की ओर नहीं देखा। एक जगह का फायदा उठाकर यूजियारुई चुपचाप भाग गया और घबराकर भाग गया। क्यूई बाउतान सहज रूप से उसका पीछा करना चाहती थी, लेकिन शेन युआन ने उसे रोक दिया। जाने देना, इरादा केवल यूजियारुई को डराने का था, इस मामले को पुलिस तक ले जाना उचित नहीं था। उसी समय एक एम्बुलेंस आ गई। क्यूई बाउतान रुकइयन के साथ जांच के लिए अस्पताल गए। बॉस, क्या आप अमोस को जानते हैं? शेन युआन ने एम्बुलेंस को जाते हुए देखा और अपना सिर सूरज की ओर झुका लिया। क्यों, मैं तुम्हें बता दूं, इस झाओ का समर्थक अमोस है। खबर है कि वो एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय परिवार का युवा मालिक है जो निवेश करने स्प्रिंग सिटी आया है। यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड भी उससे मिलना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है कि अमोस झाओ हाउतियान की शक्ल सूरत की कदर करता है? मेरे सामने तो वो कुछ भी नहीं है। उसकी कद काठी, कोई गुंजाइश नहीं, अक्लमंदी। खैर, खांसी, मैं भी बुरा नहीं हूँ, मैंने एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री ली है।
अमोस मेरी तरफ एक नजर भी क्यों नहीं डालता? अगर वो कुछ फंडिंग दे तो हमारी कंपनी पब्लिक हो सकती है। शेन युआन ने उसकी तरफ देखा। कंपनी अभी शुरुआती दौर में है और तुम पब्लिक होने का सपना देख रहे हो। धैर्य एक गुण है, मैं सिद्धांत समझता हूँ। क्या मैं थोड़ा सपना नहीं देख सकता? वो झाओ हाउतियान वो हर तरह की बुराइयों में लिप्त रहता था और स्प्रिंग सिटी में एक बिगड़ेल अमीर लड़के के रूप में जाना जाता था। फिर उसकी किस्मत अच्छी हुई और एक दानवीर ने उसे अपने साथ जोड़ लिया और अब वो एक बड़ी कंपनी का चेयरमैन है। उफ, लोगों की तुलना करने से तो आपका हौसला ही खत्म हो जाता है। बोलते समय उसने चुपके से शेन युआन की ओर देखा, जिसने कोई जवाब नहीं दिया। वैसे बॉस, प्लेटिनम एंटरटेनमेंट में कुछ नई चीजें हुई हैं। हेकियान हाल ही में इटर्नल सेंचुरी के डिंग मेंग के करीब आए हैं। दोनों मिलकर एक आइडल बिजनेस बनाने की योजना बना रहे हैं और टीवी स्टेशनों के साथ मिलकर स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान एक युवा टैलेंट शो शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें इटर्नल सेंचुरी के तहत लड़कों के आइडल ग्रुप पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये चुने हुए लड़के हर एक नया और आकर्षक। तस्क तस्क, उन लड़कों पर दया आती है, वे उस विकृत डिंग मेंग के लिए खिलौने बनने वाले हैं। अध्याय 77 049 उसके पास एक रहस्य छिपा है। पहला अद्यतन। क्या इन युवकों में से एक का नाम रोंग जियानिंग है? जैसे ही नाम बोला गया, एक कोमल और मधुर आवाज स्वाभाविक रूप से उसके मन में गूंज उठी, जैसे सुबह की धुंध के बीच घास के पत्तों पर गिरती उसकी पहली बूंद। साफ और चमकदार। झाओ हेंग चौंका और पूछा, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बॉस ने अचानक जिंगजोऊ की एक विशेष मनोरंजन कंपनी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। पहले ये पूरी तरह से असंबंधित था, अब ये बात समझ में आती है। शेन युआन को अंततः समझ आ गया, ये रोंग जियानिंग वास्तव में वह व्यक्ति था जिसे वह याद करती थी। अगले 5 वर्षों में इंटरनेट उद्योग में तीव्र वृद्धि होगी और जैसे ही इंटरनेट पूंजी मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करेगी, ट्रैफिक शब्द स्वाभाविक रूप से उभर कर सामने आएगा। और रोंग जियानिंग इंटरनेट युग में जन्मी एक सुपर घटना थी, जो बिना गिरे 10 साल तक शीर्ष पर रही और ट्रैफिक की अवधारणा को पार करते हुए वास्तव में युगांतरकारी सुपर आइडल बन गई। अगर प्लेटो का दर्शन सुंदरता को मापने योग्य बनाता है, तो शीर्ष स्तरीय हस्तियों का अस्तित्व स्टारडम के मूल्य को मापने योग्य बनाता है। हुआ देश के अद्वितीय मनोरंजन सुपर आइकन के रूप में रोंग जियानिंग का व्यावसायिक मूल्य अगणनीय हो गया था। सेलिब्रिटी पदानुक्रम के शिखर पर खड़ा, बिना किसी पूर्ववर्ती के और उत्तराधिकारियों के लिए अप्राप्य। जब शेन युआन ने पदार्पण किया, तब रोंग जियानिंग पहले से ही एक व्यापक रूप से पहचानी जाने वाली हस्ती थे। उनके जैसे स्टार की पहचान कभी भी किसी की नजरों से ओझल नहीं हो सकती थी। हमेशा प्रशंसकों की भीड़ से घिरे रहने वाले शेन युआन को उनके लंबे और दुबले पतले शरीर की बस एक झलक ही मिल पाती थी। उसने उसका नाम अनगिनत बार सुना था, लेकिन वह कभी भी उसे वास्तविक रूप से नहीं मिली थी, क्योंकि उस समय रेखा में वे पूरी तरह से अलग अलग दुनियाओं से संबंधित थे, जैसे कि समानांतर रेखाओं के 2 सिरे जो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे वह स्मृति की नदी से लुप्त हो गए। क्या उसके पुनर्जन्म ने तितली प्रभाव उत्पन्न किया होगा, जिससे वह अभी तक प्रसिद्ध नहीं हुए रोंग जियानिंग के संपर्क में आई होगी? लेकिन अपने पिछले जीवन में शेन युआन को स्पष्ट रूप से याद था कि रोंग जियानिंग किंगजोऊ से नहीं था, तो वह इस समय किंगजोऊ में क्यों दिखाई देगा? और वह अजीब सपना था। उसके मन में सवालों का ढेर लग गया और शेन युआन को यकीन हो गया कि रोंग जियानिंग के मन में रहस्य छिपे हैं। अल्पविराम। लियांग रूफान को निदेशक सेन का फोन नहीं आया था, लेकिन उन्हें यूजियारुई से एक आंसू भरी शिकायत मिली। यूजियारुई के विवरण से लियांग रूफान को मामले की पूरी जानकारी मिली। तियानलू बैंक निवेश में शामिल हो गया। लियांग रूफान को इस बात पर पुनर्तः विश्वास हुआ, लेकिन उसे वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब तियानलू बैंक ने हुआ देश में प्रवेश किया, तो वे लगभग पूरी तरह से अपने विदेशी मुख्यालय से भेजे गए कर्मचारियों पर निर्भर थे। नेटवर्किंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, जरा भी संबंध नहीं था। इसके अलावा तियानलू बैंक ने कठोर आंतरिक प्रबंधन लागू कर दिया, जिससे कोई भी जानकारी निकालना लगभग असंभव हो गया। इस बार वे इसे केवल दुर्भाग्य का परिणाम मान सकते हैं। चिढ़कर लियांग रूफान अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था, तभी मेज पर रखा उसका फोन अचानक बज उठा। लियांग रूफान ने अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर नजर डाली। किसी ने एक फोटो भेजी थी, एक होटल के कमरे का चाबी कार्ड और साथ में एक उत्तेजक सेल्फी। लियांग रूफान ने अपने दांत पीस लिए, उसकी निगाहें गहरी होती जा रही थीं। उसने सोफे से अपनी जैकेट उठाई, भूमिगत गैराज में गया और गाड़ी चलाकर बाहर निकल गया। रूफान, मिस्टर जी तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं, उसके एजेंट ने फोन किया। लियांग रूफान ने अपने होठों पर ठंडी मुस्कान बिखेरी, उसकी निगाहें बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसे बता देना कि मैं छुट्टी पर हूं। इतना कहकर उसने कॉल समाप्त कर दी और तुरंत अपना फोन बंद कर दिया। कल वह प्रोडक्शन में शामिल होगा। अगर उसने उससे पहले तियानवेई के साथ मामला नहीं सुलझाया, तो यह एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी। लुओ युंकी, जो कई दिनों से पार्किंग में दुबकी हुई थी, ने आखिरकार आज लियांग रूफान को जाते हुए देखा। उसने अपने ड्राइवर को निर्देश दिया, ध्यान से पीछे आओ, उसे पता न चले। उसके ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरे पास अनुभव है। ऐसा लग रहा था कि यह भी कोई गंदगी की तलाश में निकला है। जब लुओ युंकी ने देखा कि लियांग रूफान ब्लू स्काई होटल की ओर चला गया है, तो उसका संदेह गहरा गया। तो लियांग रूफान यहाँ किसी से मिलने आया था। चूंकि जी शियाओ वर्तमान में कंपनी में थी, इसलिए यह निश्चित रूप से वह नहीं थी। क्या ये कोई प्रेमी हो सकता है? यदि ऐसा हुआ तो तियानवेई को बचाए जाने का मौका मिल सकता है। इस विचार के साथ लुओ युंकी ने अपना भेष बदला, कार से बाहर निकली और लियांग रूफान के साथ लिफ्ट में प्रवेश किया, जो भी भेष में था। लियांग रूफान ने 16वीं मंजिल चुनी। लुओ युंकी ने आंखें सिकोड़ लीं। 16वीं मंजिल पर बिजनेस स्वीट्स थे। लुओ युंकी ने लापरवाही से 17वीं मंजिल का बटन दबा दिया। 17वीं मंजिल पर पहुंचकर, जो एक रेस्टोरेंट था, लुओ युंकी को एक वेटर मिला और उसने चुपके से उसे स्टाफ की यूनिफॉर्म के लिए पैसे दे दिए।
कपड़े बदलने के बाद वह सीढ़ियों से 16वीं मंजिल पर उतरी और ठीक उसी समय वहां पहुंची जब एक सफाईकर्मी दालान साफ कर रही थी। मैडम, मेहमान ने अभी अभी अपना रूम का चाबी कार्ड गिराया है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वे किस कमरे में गए थे? सफाई करने वाली महिला ने उसे होटल के कर्मचारी की तरह कपड़े पहने हुए देखा। उसे कुछ भी संदेह नहीं हुआ और उसने आगे की ओर इशारा किया। कमरा 1608। अध्याय 78 049। उसके पास एक रहस्य छिपा है, भाग 1 अद्यतन _2। ठीक है, धन्यवाद। लुओ युन की कमरा नंबर 1608 के दरवाजे पर गई। सफाई कर्मचारियों को बाथरूम में जाते देख उसने अपना गला साफ किया, दरवाजा खटखटाया और जानबूझकर अपनी आवाज बदलकर कहा, माफ कीजिए अतिथि, क्या आपको रूम सर्विस की आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं। कमरे के अंदर से एक कठोर पुरुष की आवाज आई। लुओ युन की एक क्षण के लिए ठिठक गई। ये लियांग रूफान की आवाज नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि लियांग रूफान किसी आदमी से मिलने होटल के कमरे में आया हो? लुओ युन की ने तेज सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई असाधारण रहस्य मिल गया हो। अल्पविराम। 3 घंटे बाद लियांग रूफान कमरे से बाहर आया और अपना सिर नीचे झुकाकर तेजी से चला गया। आधे घंटे बाद साधारण कपड़े पहने एक युवक कमरे से बाहर आया। उसने कोई वेश नहीं बदला था और उस क्षण में जब वे एक दूसरे के पास से गुजरे, लुओ युन की ने उसके चेहरे को साफ देखा। ये परिचित सा लग रहा था, मानो उसने उसे पहले कहीं देखा हो। उस आदमी के जाने के बाद लुओ युन की ने एक सफाई गाड़ी को कमरे में धकेल दिया। बिस्तर पूरी तरह से अस्त व्यस्त था और कूड़ेदान में कुछ भद्दी चीजें भरी हुई थीं, जो स्पष्ट रूप से बता रही थीं कि कुछ समय पहले क्या हुआ था। लुओ युन की ने अपना फोन निकाला और जल्दी से कुछ तस्वीरें ले लीं। ये सब खत्म करने के बाद उसने कपड़े बदले, 15वीं मंजिल पर अपने कमरे में वापस गई, अपने कंप्यूटर पर तस्वीरों को व्यवस्थित किया, एक नोट जोड़ा और फिर उन्हें लियांग रूफान के व्यक्तिगत ईमेल पर भेज दिया। ये ईमेल पता लुओ युन की ने लियांग रूफान के एक वरिष्ठ प्रशंसक से खरीदा था। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, कमी थी तो संबंधों की, और संबंध बनाने में समय लगता था। निश्चित रूप से रात 9 बजे तक लुओ युन की को जवाब मिल गया। उत्तर में कुछ पंक्तियां पढ़कर लुओ युन की धीरे से मुस्कुराए। जब तक आपके पास पर्याप्त धैर्य, दृढ़ संकल्प और थोड़ी सी चतुराई है, तब तक कोई भी बाधा दुर्गम नहीं है। अल्पविराम। अगली सुबह लुओ युन की स्प्रिंग सिटी के पश्चिमी उपनगरों में स्थित फिल्म स्टूडियो जाने के लिए तैयार हो गई। ये प्राचीन यू फिल्म स्टूडियो देश का सबसे बड़ा फिल्मांकन केंद्र था, जहां प्रतिदिन सैकड़ों प्रोडक्शन क्रू काम करते थे। जैसे ही वह जाने वाली थी, उसे तियानवेई का फोन आया। किकी, शुक्रिया, अगर तुम न होती तो इस बार मैं सचमुच खत्म हो चुका होता। लुओ युनकी का स्वर ठंडा था। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उम्मीद है ये घटना तुम्हें सबक सिखाएगी। अगली बार कुछ करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। तियानवेई ने अपने होंठ काटे और चुप हो गई। इस बार वह सचमुच डर गई थी। मुझे पता है किकी, क्या तुम मेरे साथ किंगजोऊ वापस नहीं आओगी? मुझे दूसरे काम निपटाने हैं। पहले तुम वापस जाओ। लुओ युनकी ने और कुछ नहीं कहना चाहा और फोन काट दिया। नए स्कूल वर्ष की शुरुआत के साथ उसे पता था कि लान्या हाई स्कूल में प्रतिस्पर्धा कितनी कड़ी है। चाहे वह कितनी भी मेहनत करे, वह अव्वल छात्रों में से एक नहीं बन सकती थी। तो फिर क्यों न कोई और रास्ता अपनाया जाए। आखिरकार उसके सामने पहले ही कई अवसर आ चुके थे। लान्या हाई स्कूल में अगर आप अव्वल नंबर नहीं ला पाते थे तो आपको पहचान की जरूरत होती थी, तभी आप ऐसे क्रूर माहौल में टिक पाते थे। अल्पविराम। फिल्म स्टूडियो जाते समय क्यू बाओतान को पुलिस का फोन आया। फोन रखते हुए उसने बेबसी से आह भरी। आनंद, तियानवेई को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि दूसरा पक्ष एक बड़ी रकम पर समझौता करने को तैयार है और उम्मीद करता है कि मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। क्यू बाओतान अच्छी तरह से समझ गया था। ये स्पष्ट था कि तियानवेई के पक्ष ने किसी और अधिक शक्तिशाली व्यक्ति को अपने साथ शामिल कर लिया था। हम शेन युआन ने शांति से जवाब दिया। उसकी नजरें फोन स्क्रीन पर टिकी थीं। क्यू बाओतान ने नजर घुमाई। स्क्रीन पर घनी लाल और हरी रेखाएं दिखाई दे रही थीं जो शेयर बाजार की अस्थिर लहरों जैसी लग रही थीं। लुओ युकी ने लियांग रूफान के रहस्य का लाभ उठाया और लियांग रूफान ने तियानवेई को बाहर निकालने के लिए जी शियाओ के कनेक्शन का इस्तेमाल किया। जी परिवार अपनी गिरावट के बावजूद अभी भी काफी प्रभावशाली था। तियानवेई जैसे व्यक्ति की रक्षा करना उनकी क्षमता के भीतर था। इसके अलावा तियानवेई का आक्रमण गंभीर नहीं था, उसे हल करने के लिए बस थोड़ी सी चालाकी की जरूरत थी। क्यू बाओतान को आश्चर्य हुआ। अनांग, तुम्हें इतना सब कैसे पता? क्या आप इस बात से निराश हैं कि न्याय नहीं मिला? शेन युआन ने स्पष्ट रूप से पूछा। क्यू बाओतान ने सिर हिलाया। ये दुनिया पूरी तरह से काली और सफेद नहीं है। आपकी मदद के बिना मुझे इतनी निष्पक्षता भी नहीं मिलती। मैं पहले से ही संतुष्ट हूँ। मुझे आप पर भरोसा है। आपके पास कोई और योजना जरूर होगी। मैं आपके बताए रास्ते पर चलूंगी। क्यू बाओतान के मन में शेन युआन सर्वशक्तिमान था। यदि शेन युआन को सब कुछ पता था और उसने कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्णय लिया, तो इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि उसके पास आगे की योजनाएं थीं। शेन युआन ने अपनी भौहें उठाईं और क्यूई बाओटन की ओर देखा। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। क्यूई बाओटन ने शर्मिंदा मुस्कान के साथ जवाब दिया। अल्पविराम। शेन युआन क्यूई बाओतान के साथ सेट पर आई थीं। पूरी तरह काले कपड़े पहने और साधारण दिखने के कारण सभी को लगा कि वह क्यूई बाओतान की सहायक हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा, आजकल तो नए आने वाले के पास भी एक असिस्टेंट होता है। वाकई कमाल है। अध्याय 79 उसके पास एक रहस्य छिपा है, भाग 1 अद्यतन _3। शेन युआन ने अभिनेताओं के बीच लुओ युनकी को देखा। जाहिर है लुओ युनकी ने भी उसे देखा और उसका चेहरा साफ तौर पर काला पड़ गया। हालांकि लुओ युनकी ने अपनी भावनाओं को बखूबी संभाला। उसने जल्दी से खुद को संभाला, ऐसे चली गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्यूई बाओतान का अभिवादन किया और एक बार फिर उसे उस दिन हुई घटना के लिए माफी मांगी।
क्यू बाओतान को पहले ही पता चल चुका था कि तियानवेई की घटना लुओ युनकी ने पर्दे के पीछे से रची थी। लुओ युनकी को अब शांति से उससे बात करते देखकर क्यू बाओतान उसकी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। उसी समय उसके दिल में एक खतरे की घंटी बजी। ऐसे इंसान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, वरना पता भी नहीं चलता कि कब उसे बेच दिया गया। विनम्र अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद दोनों अपने अपने काम पर जाने के लिए अलग अलग रास्ते चले गए। ऑडिशन पास होने की सूचना मिलने के बाद क्यू बाओतान को स्क्रिप्ट मिल गई। वह पिछले कुछ दिनों से उसे ध्यान से पढ़ रही थी और पूरी लगन से अपने किरदार के लिए एक चरित्र जीवनी तैयार कर रही थी। फिल्म का शीर्षक था लाफिंग इन द जियांगू। लाफिंग इन द जियांगू एक भव्य वुक्सिया प्रोडक्शन जिसमें मार्शल आर्ट, राजनीतिक साजिश और जियांगू की दुनिया का संगम था। कहानी नायिका युशेंग के पौराणिक जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। युशेंग बचपन से ही जियांगहू की एक घुमक्कड़ नायिका थी जो दुष्टों को दंड देती थी, न्याय को बढ़ावा देती थी और जरूरतमंदों की मदद करती थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन उसने अनजाने में एक बूढ़े व्यक्ति की जान बचा ली। मरने से पहले उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे अपनी सर्वोच्च युद्ध कला सिखाई। यह अद्वितीय बैंगनी सूर्य दिव्य कौशल था जिसने बाद में जियांगहू को अराजकता में डुबो दिया। सर्वोच्च युद्ध कला में निपुण होने के बावजूद युशेंग जियांगहू के निरंतर पीछा का निशाना बन गई। उसका बच निकलना एक कठिन और निराशाजनक परीक्षा थी। एक खतरनाक पल में उसे चेन्यू नाम के एक सुंदर विद्वान ने बचाया। दोनों एक दूसरे से अविभाज्य थे। धीरे धीरे एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित हो रही थीं और उन्होंने शांतिपूर्ण एकांत में जीवन बिताने का वादा किया। पहाड़ों के बांस के झुरमुट में उन्होंने वैवाहिक वचनों का आदान प्रदान किया और अपने मिलन को पूर्ण किया। सब कुछ स्वप्न जैसा सुंदर था और युशेंग ने जियांगहू को पीछे छोड़कर एक पत्नी और मां होने पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प लिया। लेकिन अगली सुबह जब वह जागी तो उसका सपना टूट चुका था। चेन्यू बिना किसी निशान के गायब हो गया था और बैंगनी सूर्य दिव्य कौशल भी चला गया था। युशेंग को यकीन नहीं हो रहा था कि चेन्यू ने उसे धोखा दिया है और उसे पक्का यकीन था कि उसके पीछे कोई अजीब वजह रही होगी या फिर उसे उसके दुश्मनों ने पकड़ लिया होगा। इस तरह अपने पति की तलाश में उसकी यात्रा शुरू हुई। सुरागों का पीछा करते हुए वह राजधानी पहुंची। उस समय युवराज अपनी भव्य शादी का आयोजन कर रहे थे। कमांडरी राजकुमारी को मीलों तक फैली एक भव्य बारात के साथ विदा किया जा रहा था। उसने एक युवक को चमकीले लाल रंग के परिधान में ऊंचे घोड़े पर सवार देखा जो राजसी और विस्मयकारी था। वह कोई और नहीं बल्कि उसका पति था जिसकी वह 1 साल से बेसब्री से तलाश कर रही थी। उसने अपनी तलवार लहराई, सफेद घोड़े का रास्ता रोका और लोगों के समुद्र के पार से वर्तमान युवराज का सामना किया। पता चला कि उनके सारे प्रेम एक धूर्ततापूर्ण झूठ के अलावा और कुछ नहीं थे। युवराज ने एक विद्वान का वेश धारण किया था सिर्फ इसलिए कि वह उससे बैंगनी सूर्य की दिव्य विद्या प्राप्त करके सिंहासन पर अपना दावा पक्का कर सके। राजकुमारी हेंग्यांग से विवाह करना उनकी स्थिति को मजबूत करने का एक और सोचा समझा कदम था। युवराज ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया बल्कि उसे देशद्रोही करार दिया और मौत की सजा सुना दी। शाही महल के कुलीन रक्षक वहां पहुंचे और उसे पूरी तरह से घेर लिया। इस आक्रमण का नेतृत्व साम्राज्य की अग्रणी महिला जनरल फैंग किंगगे कर रही थी, जो एक अनुभवी योद्धा थी जिन्होंने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थीं और जो युवराज की सबसे विश्वसनीय विश्वासपात्र थीं। युशेंग इस युद्ध में बुरी तरह हार गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके शरीर से बहते खून के बावजूद वह बस एक स्पष्टीकरण चाहती थी। फैंग किंगगे एक साथी महिला होने के नाते युशेंग के अटूट दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करती है और घातक प्रहार न करने का निर्णय लेती है। बाद में राजकुमारी हेंग्यांग को सच्चाई पता चली और उसने युशेंग का शिकार करना शुरू कर दिया। बार बार जिंदगी मौत के संघर्षों के बीच हताश युशेंग अंततः अपने मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के दौरान आंतरिक राक्षसों के आगे झुक गई और एक निर्दयी हत्यारे में बदल गई। उसका अंतिम लक्ष्य शाही राजवंश को उखाड़ फेंकना और चेन्यू का सिर कलम करना था। बाद में फैंग किंगगे को राजकुमारी हेंग्यांग ने फंसाया और जियांगू में भागने पर मजबूर कर दिया, जहां उसे युशेंग के संरक्षण में शरण मिली। दोनों अभिन्न साथी बन गए। चेन्यू को वो सब कुछ मिल गया जो वो चाहता था, लेकिन जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था उसे खो दिया। जैसे ही उसे होश आया, महत्वाकांक्षी राजकुमारी हेंग्यांग ने युशेंग को महल में लाने के लिए एक जाल बिछा दिया। अंत में फैंग किंगगे ने युशेंग को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, जिससे युशेंग पूरी तरह टूट गया। उसने बेतहाशा राजकुमारी हेंग्यांग को मार डाला और अंततः चेन्यू की बाहों में गिर पड़ी। उसकी तलवार की नोक उसकी छाती पर तो दब गई, लेकिन उसे भेद नहीं पाई। यद्यपि वह अच्छा आदमी नहीं था, फिर भी वह एक अच्छा सम्राट था। बचपन से ही आम लोगों के बीच भटकने के कारण युशेंग समझ गई थी कि एक मूर्ख और अयोग्य शासक जनता पर कितना कहर ढा सकता है। अंततः उसने अपनी नफरत त्याग दी और अपनी जान देकर जनता की खातिर उसके शाही इरादे पूरे किए। सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए चेन्यू अब कभी नहीं मुस्कुराएगा। यद्यपि उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया था, फिर भी उसने सब कुछ खो दिया और वह दुनिया का सबसे अकेला और सबसे अधिक पीड़ित व्यक्ति बन गया। क्यू बाओतान का किरदार फैंग किंगगे था, जो तीसरी मुख्य महिला पात्र के रूप में एक सहायक भूमिका थी। उन्होंने एक धर्मनिष्ठ महिला सेनापति की भूमिका निभाई थी और उनके कई मार्शल आर्ट दृश्य थे। इन दृश्यों की तैयारी में काफी समय लगा, खासकर निष्ठावान निर्देशक सेन के नेतृत्व में, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके आने वाले दिन सामान्य से बहुत अलग हों। अध्याय 80-049 उसके पास एक रहस्य छिपा है, भाग 1 अद्यतन _4। लुओ युन की राजकुमारी हेंग्यांग की भूमिका निभा रही हैं, जो युशेंग के बाद दूसरी सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम वाली नायिका हैं। ये किरदार बेहद जटिल है, पारंपरिक खलनायकी से बिल्कुल अलग। वह महत्वाकांक्षी और रणनीतिक हैं और प्रेमग्रस्त मानसिकता से बिल्कुल रहित हैं। वह युशेंग के मोह का मजाक भी उड़ाती हैं और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए चेन्यू से शादी भी करती हैं। संक्षेप में यह एक रोमांचक और जटिल किरदार है। अगर इसे अच्छी तरह से निभाया जाए तो यह वाकई उल्लेखनीय होगा। लुओ युनकी का व्यक्तित्व संतुलित और परिष्कृत है।
उनकी विशेषाधिकार प्राप्त परवरिश ने उन्हें एक सहज और शिष्ट व्यक्तित्व प्रदान किया है जो एक शाही राजकुमारी की पहचान के साथ पूरी तरह मेल खाता है। कई उम्मीदवारों में से लुओ युनकी का अभिनय निर्देशक सेन को सबसे ज्यादा पसंद आया। लुओ युनकी का कोई एक्शन सीन नहीं है, लेकिन उनकी पोशाक और मेकअप बेहद जटिल और जटिल है। उन्होंने अपनी स्टाइलिंग पर पूरा दिन लगा दिया। निर्देशक सेन के लिए मेकअप से परहेज जैसी कोई बात नहीं है। सब कुछ किरदार की सेवा में किया जाता है। फिल्माया जाने वाला पहला दृश्य वह है जहां यूशिंग और चेन्यू मिलते हैं। रुकइयन ने एक मार्शल आर्टिस्ट की पोशाक पहन ली। मूल रूप से एक दाऊमदान के रूप में ओपेरा में प्रशिक्षित होने के कारण उसने वर्षों से खुद को अच्छी तरह से बनाए रखा था। पहली नजर में वह मुश्किल से 20 साल की लग रही थी। उसकी पीठ पर एक लंबा ब्लेड था, उसकी तेज चमकदार आंखें और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व था। पू युताई एक विद्वान की पोशाक पहने हुए देखने में आकर्षक लग रहे थे। कितना सुंदर और तेजस्वी युवक है। पू युताई ने घबराहट में अपने बालों को ठीक किया जो कसकर बंधा हुआ था और उसके सिर को दर्द से खींच रहा था। उसे यह काफी असहज लगा। निर्देशक सेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अपने बालों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो और ठीक से खड़े हो जाओ। सौभाग्य से पू युताई आज्ञाकारी था। निर्देशक उसे जो भी करने को कहता वह करता, बिल्कुल किसी लचीली कठपुतली की तरह जिसे आसानी से ढाला जा सकता है। शूटिंग के दौरान पू युताई, जो अभिनय में बिल्कुल नौसिखिया थी, लगातार गलतियां करती रहीं, जिससे रुकइयन को बार बार अपनी झुंझलाहट पर काबू पाना पड़ा। आखिरकार उन्होंने झल्ला कर कहा, तुम्हें अभिनय करना भी आता है। पू युताई ने हकलाते हुए अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। डायरेक्टर सेन ने कहा, ठीक है, चलो सब लोग थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा पानी पी लो। रुकइयन सेट के किनारे की ओर दौड़ी और अपनी पानी की बोतल लेने ही वाली थी कि एक हाथ उसकी ओर बढ़ा। यह उसकी पानी की बोतल थी। उसने ऊपर देखा तो एक लड़की सिर से पैर तक पूरी तरह से लिपटी हुई थी। क्या तुम ये सब पहनकर गर्म नहीं हो? वह पानी का घूंट लेते हुए बोली। उसकी आंखें मुस्कुराहट से भर गईं। ये स्ट्रॉबेरी स्मूथी है, ऐसा नहीं हो सकता। शेन युआन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मिस रू, आज बहुत गर्मी है, इससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। कुछ देर रुकने के बाद उसकी नजर एक विशिष्ट दिशा की ओर मुड़ गई। क्या आप जानते हैं कि निर्देशक सेन ने बिना किसी फिल्मांकन अनुभव वाले एक नौसिखिए को क्यों चुना? रुकइयन ने शेन युआन की दृष्टि का अनुसरण किया। निर्देशक सेन धैर्यपूर्वक पू युताई को दृश्य समझा रहे थे और पू युताई ध्यान से सुन रहे थे। उनकी कनपटियों पर पसीने की बूंदें बह रही थीं, फिर भी उनका युवा उत्साह कम नहीं हुआ था। रुकइयन ने अपने होंठ भींचे, और क्या हो सकता है, क्योंकि वह तुम पर भरोसा करता है। रुकइयन एक पल के लिए ठिठक गई और अवचेतन रूप से अपना सिर घुमाकर शेन युआन की ओर देखने लगी। मुझ पर भरोसा है। पू युताई एक खाली कागज की तरह है, आप उस पर आजादी से चित्र बना सकते हैं। या यूं कहें कि वह एक अंगरजैद है जो इस इंतजार में है कि मूर्तिकार का कौशल उसे एक बेजोड़ रत्न में बदल सकता है या नहीं। ये कहा जा सकता है कि निर्देशक सेन अपने निर्णय लेने में अत्यंत विचारशील थे। अपनी पिछली जिंदगी में यूशेन का किरदार रुकइयन ने नहीं, बल्कि इंडस्ट्री की ही एक और अनुभवी अभिनेत्री ने निभाया था। पू युताई के साथ उनकी केमिस्ट्री काफी जबरदस्त थी, लेकिन बदकिस्मती से उनकी कमजोर मार्शल आर्ट की वजह से फिल्म में स्टंट डबल्स का बार बार इस्तेमाल हुआ, जिससे एक्शन दृश्यों की सहजता कम हुई और पछतावा भी हुआ। बाद में इस अभिनेत्री का धोखाधड़ी कांड उजागर हो गया, जिसके कारण फिल्म को स्थायी रूप से प्रचलन से हटा दिया गया। उस पिछले जन्म में पू युताई ने इस फिल्म के साथ सभी नवागंतुक पुरस्कार जीते थे, जिससे ये साबित हुआ कि उनमें वास्तव में अभिनय प्रतिभा है, बस उसे खोजे जाने की प्रतीक्षा है। एक प्रतिभाशाली अभिनेता अपने सह कलाकार की भावनाओं को प्रेरित कर सकता है तथा उन्हें अभिनय में और गहराई तक खींचकर संयुक्त रूप से चरित्र का निर्माण कर सकता है। शेन युआन का मानना था कि रुकइयन की क्षमताएं दूसरी अभिनेत्रियों से कम नहीं है, बस उनमें धैर्य की कमी है। सच्चे मन से समर्पण के साथ वह न केवल दूसरी अभिनेत्रियों की बराबरी कर पाएगी, बल्कि पू युताई के साथ मिलकर और भी शानदार प्रभाव डाल पाएगी। रुकइयन ने गंभीरता से सोचा, आप सही कह रहे हैं, मैं बहुत अधीर हो गई हूँ। जैसे ही ब्रेक समाप्त हुआ और रुकइयन जाने के लिए तैयार हुई, उसने शेन युआन को एक विचारमग्न नजर से देखा। लगता है आप किरदारों को अच्छी तरह समझते हैं। क्या आप मेरे सहायक बनने में रुचि लेंगे? मैं आपको बाजार दर से 2 गुना भुगतान करूंगा। कल की घटनाओं के बाद उन्हें एहसास हुआ कि इस सहयोगी में काफी गहराई है। इसके अलावा उसने कभी किसी को स्ट्रॉबेरी स्वाद वाले पेय के प्रति अपने प्रेम के बारे में नहीं बताया, फिर भी शेन युआन को किसी तरह पता था और उसने सोच समझकर एक पेय तैयार किया। इससे उनकी उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता, सतर्कता और अवलोकन कौशल का पता चला। रुकइयन अच्छी तरह समझती थी कि एक असाधारण सहयोगी अमूल्य होता है। यदि शेन युआन वास्तव में तैयार हो तो रुकइयन 10 गुना वेतन भी देने की पेशकश करेगी। शेन युआन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खेद है मिस रू, कंपनी जल्द ही आपके लिए एक निजी सहायक भेजेगी, वे जल्द ही आपको रिपोर्ट करेंगे। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।